नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने शनिवार को उस खबर को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा जिसमें कहा गया है कि अडानी समूह ने अपनी सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट में मदद के लिए 8 चीनी कंपनियों का चयन किया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सुनिश्चित करना होगा कि करदाताओं के पैसे से चीनी कंपनियों को फायदा न हो। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने 19 जून 2020 को गलवान झड़प के बाद देश को ये कहकर बदनाम किया था कि ना कोई हमारी सीमा में घुस आया है, ना ही कोई घुसा हुआ है। रमेश ने कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अपने एक टेम्पो वाला मित्र की मदद के लिए चीनी कामगारों को उदारता से वीजा जारी करने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाते हैं। अपने पोस्ट में जयराम रमेश ने उस समाचार पत्र की रिपोर्ट को भी टैग किया है जिसमें अडानी सोलर की तरफ से केंद्र सरकार से कुछ चीनी इंजीनियरों को लाने के लिए अनुमति मांगी गई है। उन्होंने दावा किया कोयला और बिजली उपकरणों में बिल अधिक दिखाने और अडानी समूह की कंपनियों में अवैध हिस्सेदारी जैसे कई मोडानी घोटालों को बढ़ावा देने के बाद नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री इस मामले में अपने साझेदार और करीबी मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं को क्यों नहीं नजरअंदाज कर देंगे। रमेश ने कहा कि ये रियायतें तब दी जा रही हैं जब चीन ने पूर्वी लद्दाख में 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है। उन्होंने दावा किया कि चीन से भारत का आयात 2018-19 में 70 अरब डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 101 अरब डॉलर हो गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक बार फिर केंद्र से आग्रह किया है कि राज्य को मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा से छूट दी जाए। उन्होंने ये भी मांग की है कि राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रणाली को खत्म किया जाए। राज्य के लिए नीट से छूट के संबंध में स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा। इस बीच स्टालिन ने दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री को अलग अलग पत्र लिखा है। इसमें स्टालिन ने उनसे अनुरोध किया है कि वो नीट को खत्म करने के लिए अपनी अपनी विधानसभाओं में एक समान प्रस्ताव पारित करने पर विचार करें। क्या मणिपुर में नेतृत्व परिवर्तन होगा? क्या मौजूदा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को इस्तीफा देना होगा? मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इन अटकलों को अफवाह बताकर खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी और सहयोगी दलों के कुछ विधायक दिल्ली में हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया है कि उनके दौरे का उनके इस्तीफे की अटकलों से कोई संबंध है। बीरेन सिंह की सफाई के बीच ये सवाल तो उठ ही रहा है कि आखिर संसद के मौजूदा सत्र के बीच वो दिल्ली में क्यों पहुंच गए हैं। मणिपुर के एनडीए विधायकों का एक समूह शुक्रवार को दिल्ली पहुंचा है। माना जा रहा है कि राज्य में चल रही जातीय संघर्ष के समाधान के लिए केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बनाने के लिए ये समूह राजधानी में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सीएम केजरीवाल उम्मीद लगाए बैठे थे कि सीबीआई वाले मामले में तो उन्हें जमानत मिल जाएगी, लेकिन यहां भी उन्हें झटका ही लगा है। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता की। मीटिंग में संजय झा को जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, जबकि नीतीश कुमार आगे भी पार्टी प्रमुख बने रहेंगे। इसके साथ ही जेडीयू की बैठक में बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने की मांग उठी। पार्टी ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और इसके लिए संसद में प्रस्ताव लाने के साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग संपन्न हुई। ये चर्चा एक बार फिर चर्चा में इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जेडीयू एनडीए की केंद्र सरकार में शामिल है और महत्वपूर्ण घटक दल के तौर पर उभरा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि जेडीयू ने एक प्रस्ताव पारित कर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग दोहराई है। क्या मुख्यमंत्री राज्य के कैबिनेट से भी ऐसा प्रस्ताव पारित कराने की हिम्मत दिखाएंगे? क्या बिहार के मुख्यमंत्री दमदारी से इस मांग को रखेंगे? और अपनी नई पारी में टीडीपी का क्या रुख है? इसने अभी तक आंध्र प्रदेश के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव पारित क्यों नहीं किया है? यह एक ऐसा वादा है जिस पर 30 अप्रैल 2014 को पवित्र शहर तिरुपति में नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने काफी जोर दिया था। नई दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने आए पार्टी नेता केसी त्यागी ने पत्रकारों से कहा है कि साल 2025 में होने वाला बिहार विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। इसकी घोषणा न केवल प्रधानमंत्री जी ने की है बल्कि राज्य के बीजेपी पार्टी अध्यक्ष और सदन के नेता भी कर चुके हैं। लिहाजा मैं यहाँ इस बहस को विराम देना चाहता हूँ कि नेतृत्व को लेकर बिहार में कोई विवाद है। नीतीश कुमार न केवल जेडीयू के बल्कि एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं। बता दें बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे कह चुके हैं कि बीजेपी 2025 में पूर्ण बहुमत से आएगी और नेतृत्व बीजेपी तय करेगी। अब केसी त्यागी नीतीश कुमार का नाम लेकर आ रहे हैं, मतलब जेडीयू और बीजेपी में खींचतान शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि आगे होता है क्या।
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की छत का एक हिस्सा शुक्रवार को गिर गया, जिसके बाद ऐसी ही एक घटना शनिवार को देखने को मिली। गुजरात के राजकोट एयरपोर्ट के बाहर भारी बारिश के बाद कैनोपी का एक हिस्सा ढह गया। इस दुर्घटना में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है और मरम्मत का काम जारी है। बता दें, दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के बाहर शुक्रवार को छत गिरने से एक शख्स की मौत हो गई थी। इसके बाद से टर्मिनल 1 से उड़ानों का परिचालन नहीं हो रहा है। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोयल ने कहा है कि गुजरात के राजकोट में 11 महीने पहले ही बने एयरपोर्ट की कैनोपी गिर गई। ये साफ दिखाता है कि भाजपा सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार ही हो रहा है और इसीलिए बार बार ऐसे हादसे हो रहे हैं। इस नए 11 महीने पहले बने एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने खुद किया था, लेकिन हालत सबके सामने है। राजकोट एयरपोर्ट के बाहर भारी बारिश के बाद कैनोपी का एक हिस्सा ढह गया, जिसके बाद लोग तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि नेहरू को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसके बाद ट्विटर पर जवाहरलाल नेहरू नाम के ट्विटर हैंडल ने तंज कसा है और कहा है कि राजकोट के मित्रों क्षमा करें, एक बार फिर ये मेरी गलती है कि मैंने निर्माण और रखरखाव कार्य की अच्छी तरह से निगरानी नहीं की और इसके कारण ये स्थिति हुई। राष्ट्र हित में बेहतर होगा कि मैं फिर से माफी मांग लूं। इसके साथ ही नेहरू नाम के हैंडल ने कहा कि अगर कहीं और कोई समस्या हो तो मुझे बताएं, जिसके लिए मुझे माफी मांगनी हो। राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। दिल्ली के प्रगति मैदान टनल में भी पानी भर गया है। इसके बाद ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि प्रगति मैदान टनल में जलभराव के कारण ट्रैफिक की आवाजाही अगले आदेश तक प्रतिबंधित है। प्रगति मैदान के टनल में पानी भरने को लेकर वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार ने लिखा है कि प्रकृति ने बहुत स्वाभाविक तरीके से मोदी मॉडल की पोल खोल दी है। प्रचार के जरिए झूठे दावे, झूठे विकास, झूठी कहानी सब कुछ सामने है। प्रगति मैदान के इस टनल में जो नाला बन चुका है, यहाँ नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं जायजा लेने के लिए आए। नीट पेपर लीक मामले पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह ने कहा कि मेरे हाथ में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का एक एफिडेविट है जो सेशन कोर्ट गोधरा में फाइल किया गया। इसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार समेत कई राज्यों में छात्र गोधरा में परीक्षा देने आए थे, क्योंकि यहाँ उनकी पहले से ही सेटिंग हो गई थी। उन छात्रों से एडवांस में पैसे और ब्लैंक चेक लिए गए थे। साथ ही कहा गया कि नीट का एप्लीकेशन भरते समय सेंटर के लिए जय जलाराम स्कूल गुजराती मीडियम का नाम लिखें। सेटिंग ये थी कि जब छात्रों को एडमिशन मिल जाएगा तो ब्लैंक चेक में पैसे भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि आरिफ वाहोरा बीजेपी के अल्पसंख्यक विभाग का वाइस प्रेसिडेंट है। इसने पेपर लीक से जुड़ा अपना काम बड़ी ही सफाई से कर दिया था, लेकिन जब कुछ लोगों ने कलेक्टर से धांधली की शिकायत की तब जाकर मामले की जांच हुई, जिसमें पता चला कि जय जलाराम से जुड़े कई स्कूलों में नीट पेपर लीक की धांधली हुई है। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 4 जून को आए चुनावी नतीजों में हमारे देश के मतदाताओं ने स्पष्ट और मजबूती के साथ अपना फैसला सुनाया है। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार का संकेत है जिसने चुनाव प्रचार के दौरान खुद को दैवीय दर्जा दे दिया था। फिर भी प्रधानमंत्री के हावभाव वैसे ही नजर आते हैं जैसे कि कुछ नहीं बदला है। वो आम सहमति के महत्व का उपदेश तो देते हैं, लेकिन टकराव को ही अहमियत देते हैं। चुनावी नतीजों या जनादेश से उन्हें कोई सबक मिला है, इसका कोई संकेत नहीं मिलता है कि देश के करोड़ों मतदाताओं ने उन्हें कोई संदेश दिया है। 18वीं लोकसभा के पहले कुछ दिन दुखद रूप से निराशाजनक रहे। ऐसी कोई भी उम्मीद या अपेक्षा कि हमें कोई बदला हुआ रवैया देखने को मिलेगा, ये धराशायी हो गई। आपसी सम्मान और सामंजस्य की नई भावना या सौहार्द की बात तो दूर, इस बाबत कोई कदम उठाने की उम्मीद भी गलत ही साबित हुई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शुक्रवार को ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल गई है। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सोरेन की रिहाई ने राज्य के समीकरणों में बड़ा बदलाव कर दिया है, क्योंकि राज्य की झामुमो कांग्रेस गठबंधन सरकार को नैतिक तौर पर सोरेन की रिहाई से ताकत मिली है। सोरेन की रिहाई से राज्य में सियासी समीकरण बदल सकते हैं और उम्मीद है कि झामुमो सहानुभूति कार्ड के जरिए बीजेपी को और बैकफुट पर धकेल सकती है। तमिलनाडु के कांग्रेस एमपी शशिकांत सेंथिल ने अलग बात कही है। सत्य हिंदी पर वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा ने जब पूछा कि विपक्ष ने चुनाव में इसको मुद्दा बनाया कि अगर बीजेपी को 400 सीटें मिली तो संविधान बदल देंगे, तो क्या तमिलनाडु में पिछड़े, दलितों और आदिवासियों में डर आया था कि अगर इनको इतनी सीटें मिली तो अधिकार चले जाएंगे? इसके जवाब में सेंथिल ने कहा कि ये वो लोग हैं जो संविधान चाहते ही नहीं थे। वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं लड़े, उनको भी अंग्रेजों को भगाना था, लेकिन उनको समस्या थी आइडिया ऑफ इक्विटी से, हिस्सेदारी से, जो संविधान की वैल्यूज हैं उनसे समस्या थी। असल में ये लोग मुस्लिमों के विरोधी नहीं हैं, ये लोग इक्विटी के विरोधी हैं।
मुस्लिमों को दोषी दिखाते हैं क्योंकि वो लोग वोट ले पाए मेजोरिटी से, लेकिन उसका ही बुरा हाल करते हैं। उदाहरण के लिए हमने जातिगत जनगणना की बात की, हिंदुओं के लिए ही मांगी, लेकिन कास्ट सेंसस से इनको क्या दिक्कत है। उन्होंने अपनी ओर इशारा करते हुए कहा कि उनको यही दिक्कत है कि ये बंदा 50 साल तक खेत में बैठता था, वो अब आकर सदन में बैठ रहा है। सत्य हिंदी पर अपलोडेड ये इंटरव्यू आपको जरूर सुनना चाहिए। आपको पता चलेगा कि कैसे तमिलनाडु के कांग्रेस एमपी गजब तर्क दे रहे हैं। इंडिया की केंद्र सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और उन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर राज्य में सरकारी नौकरियों में ओबीसी, एससी, एसटी के उम्मीदवारों की नियुक्तियों में पक्षपात का आरोप लगाया है। बता दें, अनुप्रिया पटेल एनडीए का हिस्सा अपना दल एसटी प्रमुख हैं। इसके बावजूद उन्होंने योगी पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि नियुक्तियों में ओबीसी, एससी, एसटी के अभ्यर्थियों को ये कहकर छांट दिया जा रहा है कि वो योग्य नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने पत्र में साफ कहा कि नो फाउंड सुटेबल कहकर नियुक्तियों से एससी, एसटी, ओबीसी को रोका जा रहा है। बाद में इन पदों को अनरिजर्व्ड यानी अनारक्षित घोषित कर दिया जा रहा है। बता दें, ऐसा नहीं है कि अनुप्रिया पटेल बीजेपी से नाराज है। उन्होंने बस योगी पर आरोप लगाए हैं, लेकिन मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने छात्रों को उज्जवल भविष्य के लिए केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, सैनिक स्कूलों और नीट की प्रवेश परीक्षा में पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण देने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन यूपी की व्यवस्था पर फौरन रोक लगानी चाहिए। अब इस खबर को ऐसे समझते हैं, मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि मोदी जी तो पिछड़ों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप यानी योगी आदित्यनाथ ऐसा काम कर रहे हैं जिसके कारण पिछड़ा वर्ग बीजेपी से हट रहा है। यानी यूपी में जो बीजेपी की हालत इस चुनाव में हुई है, उसके लिए भी वो योगी को दोषी ठहरा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि योगी को हटाने की बात लंबे समय से चल रही है और अब मोदी के मंत्री भी सीधा आरोप लगा रहे हैं। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि योगी आदित्यनाथ इस बात से सहमत होंगे कि ओबीसी और एससी, एसटी समुदायों के उम्मीदवार इन परीक्षाओं के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं और अपनी योग्यता के आधार पर इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। इसलिए ये समझ से परे है कि ओबीसी, एससी, एसटी समुदायों के उम्मीदवारों को बार बार नॉट सूटेबल नहीं पाया गया। उन्होंने कहा कि इन समुदायों के उम्मीदवारों के बीच उत्पन्न होने वाले गुस्से को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करके इसे रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओबीसी, एससी, एसटी समुदाय के उम्मीदवार मुझसे लगातार संपर्क कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल के योगी पर पक्षपात के आरोप लगाने के बाद उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी ने कहा कि ऐसे समय में जब भाजपा चुनावों में अपनी हार से उबरने की कोशिश कर रही है, मुख्य रूप से विपक्ष की उस चाल के कारण कि उसने पिछड़ों को ये समझा दिया था कि अगर बीजेपी को 400 सीटें मिलती हैं तो ये संविधान बदल देंगे। ऐसे समय में पार्टी के सहयोगी दल का ये पत्र बीजेपी को और नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि बीजेपी के कई लोग इसको छोटे दलों के द्वारा मसल पावर दिखाने के रूप में देख रहे हैं, जो ऐसे समय में प्रासंगिक बने रहना चाहते हैं जब वो लोकसभा चुनाव में केवल एक सीट जीत सके। इसके साथ ही आपको बता दें कि राज्य विधानसभा में अपना दल के 13 विधायक हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ रही हैं। लोकसभा चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं, लेकिन पार्टी में अजित पवार से गठबंधन को लेकर विरोधी सुर उठने लगे हैं। उधर अटकलें अजित पवार के एनसीपी में भी टूट की लग रही हैं। जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के एक नेता ने खुलकर कहा कि बीजेपी को एनसीपी के साथ गठबंधन खत्म कर देना चाहिए और हमें उनकी जरूरत नहीं है। बताया जाता है कि बीजेपी की पुणे इकाई के जिला उपाध्यक्ष सुदर्शन चौधरी ने पार्टी की एक बैठक में कहा कि अगर आप पार्टी के काडर से सड़क पर उतरकर पूछेंगे तो वो साफ तौर पर कहेगा कि अजित पवार के साथ गठबंधन खत्म कर दिया जाना चाहिए। कई सालों तक हमने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा है, आखिर हमें उनकी क्या जरूरत है? हम उन्हें चुनाव नहीं जिताना चाहते जिससे वो मंत्री बने और हमें आदेश दें। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अजित पवार से हाथ मिलाने का मतलब है कि हम सत्ता में वापस नहीं आना चाहते। वहीं खबरों के मुताबिक एनसीपी में बड़ी टूट हो सकती है, क्योंकि अजित पवार के गुट के कई विधायक शरद पवार गुट के साथ जाने को तैयार हैं और अब शरद पवार भी कह चुके हैं कि अजित गुट के नेताओं को पार्टी नेताओं से बात करने के बाद ले सकते हैं अगर उनसे हमें फायदा होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने विभिन्न परीक्षाओं के लिए नई एग्जाम तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके तहत एनटीए ने 3 परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा की है, जिसमें CSIR नेट, UGC नेट और NCET परीक्षाओं के लिए तारीखों का ऐलान किया गया है।
यूजीसी नेट, जिसे 18 जून को आयोजित होने के एक दिन बाद रद्द कर दिया गया, अब 21 अगस्त से 4 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय को जानकारी मिलने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया था कि परीक्षा की शुचिता से समझौता किया गया। वहीं CSIR यूजीसी नेट को एहतियाती उपाय के रूप में स्थगित कर दिया गया था। वो अब 25 जुलाई से 27 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही NCET की परीक्षा 10 जुलाई को कराई जाएगी। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक अचानक आई बाढ़ में 5 भारतीय सैनिकों की डूबकर मौत हो गई है। सेना के अधिकारियों के मुताबिक ये हादसा लद्दाख के पास दौलत बेग ओल्डी इलाके में हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 सैनिकों की मौत पर दुख जताया है। ईरान में शुक्रवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के बाद उसकी मतगणना के रुझान आ रहे हैं, जिनमें अब सुधारवादी नेता कहे जा रहे मसूद पेजेशकियान को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। अभी तक बढ़त बनाए हुए सईद जलील को पेजेशकियान ने पछाड़ दिया है और मसूद पेजेशकियान उनसे 10 लाख वोटों से आगे हैं। फ्रांस में आम चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पार्टी की ओर से धुर दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली के समर्थन न करने की अपील की गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि वोटर संसदीय चुनाव में नेशनल रैली को ऐतिहासिक जनादेश दे सकता है। फ्रांस में 30 जून को पहले दौर का चुनाव होगा, दूसरे दौर का चुनाव 7 जुलाई को होगा। ICC के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। टीम इंडिया ने सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड को हराया है और तीसरी बार फाइनल में जगह बनाई है, जबकि दक्षिण अफ्रीका की टीम अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार फाइनल में जगह पक्की की है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।